सबसे पहले आप 11th-12th की कहानी बताइए। आपने 11th-12th में क्या गलतियाँ की? क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? हम एलन में जब पढ़े थे तो उसमें बहुत एक्सेस था, हम क्लास जाना छोड़ दिए थे। बेसिकली हम भी बता दें कि हम भी आकाश से पढ़े थे, आकाश का मॉड्यूल यूज़ किए थे। उसमें भी इतना एक्सेस दिया हुआ था कि उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं था। नीट का अभी का एग्जाम का पैटर्न देखे तो एग्जाम्स होते ना तो मुझे लगता है कि मुझे 60 या 70% ही सिवा था। पापा भी बोले और मैंने भी डिसाइड किया कि कोटा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैंने गया था तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था, पहली बार घर से निकला था, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। पापा छोड़ के गए थे तो मैं काफ़ी रोया भी था उसी वाले वक्त। क्या अभी वो दोस्त हैं अभी? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त अभी टूट गया है, अभी भी है। मैं अभी जब घर जाता हूँ तो डेली मैं साथ में घूमने निकलता हूँ। मतलब एक दिन में आपने पूरा 11th का एनसीईआरटी कंप्लीट किया था और एक दिन में पूरा 12th का एनसीईआरटी, इस लेवल का आपका रिवीजन हो चुका था। तब अगर आप नीट को नहीं निकाल पाइएगा बट आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड जो है वो निकाल लेगा तो वो आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा भाई। ये हमारी कॉलेज का एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल कोटा में प्रेशराइज फील नहीं होता था कि इतने सारे बच्चे आपके कोचिंग्स में अच्छा नंबर लाते होंगे, तो उन सारे प्रेशर्स को आप कैसे टैकल करते थे? कोई क्लास में टॉप कर रहा है या कोई भी कर रहा है तो आपको अपने बराबर ही मानना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज हमारा इस चैनल पे फर्स्ट पॉडकास्ट शूट होने वाली है और हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट बैठे हुए हैं जिनको मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा। बट उससे पहले अगर आपको नीट रिलेटेड क्वेरी है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कोटा रिलेटेड क्वेरी है कि कोटा में कैसे आपको रहना है, कैसे वहाँ पे अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनानी है नीट प्रिपरेशन के साथ साथ, तो हमारे पास बेस्ट पर्सन बैठे हुए हैं। ये कोटा से प्रिपरेशन किए थे और वहीं से नीट को क्रैक किया, और उससे भी इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ है, इनकी जर्नी है। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 300 मार्क्स स्कोर किया था, बट जस्ट इन 1 ईयर इन्होंने 600 मार्क्स को स्कोर किया था। फर्स्ट टाइम आपका रैंक कितना था? शायद 1 लाख पार था। 300 मार्क्स पे मुझे जहाँ तक याद है कि रैंक आती है लगभग 1.5 लैक्स। वहाँ से इनका रैंक 16,000 तक आया। ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग पूरा पॉडकास्ट को देखिएगा, इससे आप लोग को बहुत सारा एक्सपीरियंसेस सीखने को मिलेगी, बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे जिससे आप लोगों को सीखने मिलेगी, और उन सारे मिस्टेक्स को आप लोगों को रिपीट नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू पहले मेरे को पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो ज़रा सा हंसी भी आ रहा है, चलिए मैं ट्राई करूँगा ठीक से बोलने का। हम लोग को पॉडकास्ट को नेचुरल रखना है, हंसी आए तो कोई बात नहीं, बस लोगों को पसंद आना चाहिए। तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मुझसे हंसी रुकती नहीं है। पहला मेरा नाम मुबश्शिर उमर अंसारी है, मैं जमशेदपुर से हूँ। मैंने अपने स्टील सिटी, हाँ स्टील सिटी आप बोल सकते हैं। तो मैंने 10th क्लास अपने डेयरी पब्लिक स्कूल जमशेदपुर से पूरी की, और 11-12 डीएवी से मैंने पढ़ा, डीएवी बिस्टोपुर, जो जमशेदपुर से होंगे जानते ही होंगे। उसके बाद 12th मैंने 2021 में दी थी, 2021 में। उस साल मैंने नीट भी दिया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, आप बोल सकते हैं कि मेरी ही गलती थी, खेलने और ये सब के वजह से उस साल हुआ नहीं मेरा। फिर मैं सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर के आसपास मैं चल गया था कोटा गया। कोटा में 8 महीने लगभग रहा, जून में एग्ज़ाम हुआ, दिया तो फिर हो गया मेरा। ठीक है, बट इसको अभी हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे जी, कि आपकी कोटा का लाइफ कैसा था, आपका 11th-12th का लाइफ कैसा था, क्या चेंजेस लेके आए, कौन सा हैबिट को आपने चेंज की जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट 1 ईयर में ही सिलेक्शन हो गया, अब ज़्यादा ड्रॉप लेने की नहीं ज़रूरत पड़ी। क्योंकि यहाँ पे बच्चे ऐसे भी हैं जो BMS करते रहते हैं, उसके साथ प्रिपरेशन करते हैं, तब पर भी एग्ज़ाम में सिलेक्शंस नहीं होगा। तो आपने ये सारे मिस्टेक्स करने से बच गए। आप अभी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि 1 साल में आपने काफ़ी अच्छा ग्रोथ की। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि हम लोग फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, SBMCH हजारीबाग। मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ श्यामनंदन कुमार यादव, करंटली अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज SBMCH हजारीबाग। सो अब हम लोग पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 11th-12th की कहानी बताइए। आपने 11th-12th में क्या गलतियाँ की? क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था जिसकी वजह से आपका सिलेक्शंस नहीं हुआ? 11-12 का बात है ऐसा कि 11th में तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं, जो बात है सच है।
11th में मैं जस्ट पास होता था खाली, ठीक है, मुश्किल से पास हो जाता था। मतलब मैं 100 में मेरे को हर एग्ज़ाम में 40 से पार होता ही नहीं था। फिज़िक्स समझ में आता नहीं था और केमिस्ट्री भी समझ में आया। मतलब 11th मैंने आधा साल जो है सिर्फ मस्ती मज़ा किया। मैं वैसा बच्चा नहीं था जो क्लास में आगे बैठता था, ठीक है, पीछे बैठता था और वही नौटंकी और मस्ती मज़ा करने यही सब करता था। तो 11th तो मेरा कुछ खास गया नहीं, यही सब करते 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 फिर उसके बाद कोविड लग गया। हाँ, कोविड जो लगा वो मेरे को मतलब काफ़ी हेल्प किया। मतलब एक तरह से वैसे तो नहीं हेल्प था, बहुत दिक्कत हुआ था कोविड में, अच्छा। लेकिन मुझे बहुत से हेल्प मिला इसलिए क्योंकि कोविड लगने से क्या हुआ कि स्कूल बंद हो गया, ठीक है, स्कूल सारा मेरा बंद हो गया था। हाँ। और स्कूल बंद हो गया, कोई क्लास नहीं था, कुछ तो ऑनलाइन क्लास होता था। एग्ज़ाम्स भी मेरे तो खाली लास्ट में जो है ना सिर्फ ये हुए थे, प्री बोर्ड्स खाली हुए थे, ठीक है, बोर्ड्स तो हुए नहीं थे, तो उसका रिजल्ट ऐसे आया था। 11th जब मैं पास किया ना, तब मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे डॉक्टर अगर बनना है तो इस तरह से तो नहीं हो पाएगा। उसी साल जो है जब कोविड चला, तो उसी साल फिजिक्स वाला का सबसे पहला बैच लॉन्च हुआ था। यकीन आपको पता होगा। हमको ही पता है, हम यकीन, भी उसी से हाँ, प्रिपरेशन किए थे। यकीन उसी साल लॉन्च हुआ था। हाँ। मैं पहले बता दूं, उससे पहले मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आता था। वैसे ट्राई भी नहीं किया समझने का, नहीं समझ में भी नहीं आता था। लेकिन उसके बाद फिर फिजिक्स वाला का उस साल निकला, ट्वेल्थ में जब गए तो कोविड तो लगा हुआ था, तो ज़्यादा रेट भी नहीं था, 4,000 के आसपास कुछ था, तो खरीद लिए। तो उस साल निकला तो उसमें फिजिक्स देखे, केमिस्ट्री देखे, बायो देखे। बायो में तरुण सर थे, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाने लगे। तरुण सर काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो वो पढ़ाते ऐसा था कि मतलब पूरा एकदम दिमाग में बस जाता था। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, जो कि आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो दिमाग में पूरा बस मैं जाता आपको था। बता दूं, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एक लाइन एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट बस उसके अलावा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायो के लिए एनसीईआरटी का ही लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल। लोग पढ़ते नहीं है एनसीईआरटी ठीक से। अब उसके बाद फिर कोचिंग मॉड्यूल में पढ़े रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हुआ नहीं, क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं आता। कोचिंग मॉड्यूल में बहुत एक्सेस दिया रहता है। हम आइलैंड में जब पढ़े थे तो उसमें बहुत एक्सेस था, हम क्लास जाना छोड़ दिए, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस दिया रहता था। तो हम, मेरे एक साथ जो एनसीईआरटी से पढ़ाते थे तो उसमें जाते थे, तो वही एनसीईआरटी पढ़े और एनसीईआरटी पढ़ के ही हुआ। बेसिकली हम भी बता दें कि हम भी आकाश से पढ़े थे, आकाश का मॉड्यूल यूज़ किए थे। उसमें भी इतना एक्सेस दिया हुआ था कि उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं था। नीट का अभी का एग्जाम का पैटर्न देखे तो अभी का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से बनता है। बायो का बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरा स्ट्रांग होता ही गया, ठीक है, और काफ़ी अच्छा मुझे कंसेप्ट सब क्लियर होने लगा, सारा का सारा, तो अच्छा हो गया था। 12th में मैंने मतलब मुझे टाइम मिल गया। मतलब 5 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केम इंग्लिश। हाँ, ये 5 सब्जेक्ट थे, इसमें से मैंने सिर्फ 3 पढ़ा। इंग्लिश मैंने छुआ नहीं एक पूरा साल, और ना ही मैंने बायो केम छुआ। वो तो बायोकेम में, सॉरी, बायोकेम तो फर्स्ट ईयर में, बायोटेक। तो एग्ज़ाम्स होते ना, तो मुझे लगता है कि मुझे 60 या 70% ही सिवा था। तो अच्छे एग्ज़ाम्स नहीं हुए। बाकी फिर उसके बाद 12th का तो आपको पता है रिजल्ट मतलब ऐसे ही निकल गया था हमारा, तो वैसे हुआ। फिर उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन दिक्कत ये था कि मैंने मतलब मेरे कंसेप्ट क्लियर। फर्स्ट पॉडकास्ट शूट हो रही है और लाइट कट गई है, कोई बात नहीं। हम लोग एलटी में शूट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग बता दें, लेक्चर थिएटर में शूट कर रहे हैं। रूम्स में शूट नहीं कर सकते, रूम्स में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे दोस्त इंटर करते रहते हैं, तो वहाँ पे इतना शांति के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सोचे कि आज एलटी में कर। कोई बात नहीं, चलिए। नीट दिया, लेकिन बात ये रहा कि मैंने कंसेप्ट तो मेरे क्लियर थे, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने से नहीं। कंसेप्ट क्लियर होना मान लीजिए आप 60% है, 40% आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कंसेप्ट क्लियर है आप बैठ जाइएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। बायो में हो सकता है, बाकी में नहीं हो। मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, लेकिन मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि लास्ट टाइम में मुझे क्या होता है कि मुझे 3-4 महीना पहले से वॉलीबॉल खेलने का काफ़ी जोश चढ़ गया था। असल में मैं, आपने देख रहा है ऑब्सेशन वॉलीबॉल खेलने का। हमारे कॉलेज में ये एक बेस्ट स्मैशर है अभी करंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से एक बेस्ट स्मैशर है हमारे मुबशिर उमर, और ये हमारे बैच का बहुत ही अच्छा नाम रोशन किए हुए हैं वॉलीबॉल में। 2-3 महीना पहले ही से मुझे वॉलीबॉल का बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि मैं एनीमे देखता हूँ, ठीक है? उसमें मैंने एक एनीमे देखा था, जो एनीमे देखते हैं उनको पता होगा, हाइक्यू नाम का एक एनीमे। उसको देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ गया था। मैंने उसी दिन वॉलीबॉल मंगाया, आता नहीं था मुझे खेलने, ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करते तो उससे मेरा नीट नहीं हो। इसके चलते मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। यहाँ तक कि नीट के एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले भी वॉलीबॉल पापा जाते थे दुकान, हम निकल जाते थे चुपचाप से खेलने के लिए। तो इसलिए हुआ नहीं। असल में मेरा ये है ना कि मेरा दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा है, मैं घूमता भी घर तरफ बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शन मेरा बहुत है, बहुत घूमने-फिरना मेरा बहुत ज़्यादा लगा रहता था, ठीक है? तो उस चक्कर में, इसी चक्कर में जो है ना, पापा भी बोले और मैंने भी डिसाइड किया कि कोटा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ रहता तो वही खेलना कूदना, दोस्त के चक्कर में घूमना फिरना, ठीक है? दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोस्ती इंपॉर्टेंट है, घूमना फिरना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे, अगर आपको कोई गोल पे फोकस करना है, करियर अगर देखना है, तो कुछ दिन के लिए, कुछ ही दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ ही दिन के लिए आपको थोड़ा अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल, बेसिकली आपको हर एक टाइम फेज में आपको अपना प्रायोरिटी पता होना चाहिए। जी, और हाँ, एक और बात, जो दोस्त थे मेरे पहले, वो मेरे स्कूल के दोस्त थे, और ऐसा नहीं कि क्या अभी वो दोस्त हैं अभी? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मेरा दोस्ती अभी टूट गया है, अभी भी है। मैं अभी जब घर जाता हूँ तो डेली मैं साथ में घूमने निकलता हूँ। तब तो अच्छा तो मैं बात है, वही आपने अपना दोस्ती को हाँ, इतना दिनों तक मेंटेन किया हुआ। वही मैं बहुत बताना लोग कॉलेज जाने के बाद फ्रेंड का एफबी भूल जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में इतने सारे दोस्त होते हैं यहाँ पे, उनसे भी दोस्ती मेंटेन नहीं रह पाता है फाइनल ईयर तक। फ्रेंडशिप भी इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए। अपना लाइफ भी जीना इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूछिएगा कि आपको कोई अफसोस है कि आप वॉलीबॉल के चक्कर में नहीं कर पाए, तो मतलब मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँगा कि मुझे इतना कोई अफसोस नहीं है। ये पॉडकास्ट पूरा रियल होगा, रॉ होगा, जेन्युइन होगा। जो भी हम लोग बात करेंगे वो एकदम रियल बात करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग बता दें कि हम लोग बोले थे आकाश और एलन का जो मॉड्यूल था वो पढ़ने के लिए नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। क्या आप इस चीज़ को जी जी जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, ठीक है? नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं तो एलन से पढ़ा था, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एलन का मॉड्यूल बहुत अच्छा है, ठीक है? देखिए, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन ऐसे बहुत जगह रहता है, जैसे आप फार्मूला कोई रहता है तो आप हर जगह डिराइव नहीं करेंगे बैठ करके ना। जैसे आप मान लीजिए कि लेंस वाला चैप्टर है, उसमें कई फार्मूला हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट फार्मूला भी मतलब दिया हुआ है एलन का मॉड्यूल में, मतलब ऐसा दिया हुआ है कि उस मतलब उसका पीछे का आपको पता होना चाहिए हम कहाँ पे उस फार्मूला को अप्लाई करें, ठीक है? तो अब आप हर जगह बैठ के डेरिवेशन तो नहीं ना कर सकते हैं आपको टाइम, तो आपको वो सब फार्मूला याद होना चाहिए। वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को अगर आप सीमा टाइम देना चाहे, अगर एवरेज में, तो आप एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट दे सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एलन का मॉड्यूल फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है? और उसमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए या क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों करना चाहिए, क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए था। तो मैंने एलन के सारे मॉड्यूल सॉल्व किए थे, ऐसा नहीं कि कोई भी छोड़ा था, सारे के सारे मॉड्यूल सॉल्व किए थे, ठीक है? उसमें जो मुझे रेस सीरीज मिलता था वो भी सॉल्व किए थे, ठीक है? और उसके बाद लास्ट में जो है ना, एग्जाम से पहले पीवाईक्यू के लिए देता था, तो सारा का पीवाईक्यू भी किए थे, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। सारा एलन का पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया था मैंने, जितना भी मुझे मिला था सारा का सारा किया था। और मैं बता दूं आकाश का भी सेम है मॉड्यूल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए पढ़ने के लिए बेस्ट है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। बट बायोलॉजी का मॉड्यूल आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बायोलॉजी आपको पढ़ना चाहिए सिर्फ एनसीईआरटी से, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैं तो बोलूँगा फिजिकल केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ ही रहना चाहिए एनसीईआरटी। तो अब हम आपसे पूछेंगे 300 से 610 मार्क्स का जो जर्नी था वो कैसा था, उसको आपने कैसे अचीव किया? मेरे पहले एग्जाम में 357 आए थे, ठीक। असल में बात ये है ना कि मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया था तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था काफ़ी, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व मैंने नहीं किया था, उसी के चलते मुझे 357 आया था। कंसेप्ट मेरे काफ़ी क्लियर थे। बायो तो मैंने अच्छा खासा पढ़ा था, ठीक है? ठीक है। तो मैंने जब दूसरी क्या करके स्टार्ट करा था? सबसे पहले बायोलॉजी के लिए आपने क्या किया? बायोलॉजी के लिए मैंने मतलब जब मेरा चालू हुआ ये, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है? बायोलॉजी सिर्फ मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा, ठीक है। एनसीईआरटी मतलब इतना बार मैंने पढ़ा था कि लास्ट दिन जो है 2 दिन नीट से 2 दिन पहले, एक पहला दिन मैंने पूरा 11th का एनसीईआरटी पढ़ा था, पूरा का पूरा पढ़ा था एनसीईआरटी, और दूसरा दिन मैंने पूरे 12th का एनसीईआरटी पूरा का पूरा पढ़ा था। मतलब एक दिन में आपने पूरा 11th का एनसीईआरटी कंप्लीट किया था और एक दिन में पूरा 12th का एनसीईआरटी, इस लेवल का आपका रिवीजन हो चुका था, तभी तो आपने इतना स्पीड में पढ़ पाया। जी।
तो मेरे बायो में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मुझे, मतलब बॉटनी में पूरे के पूरे आए थे। तो जूलॉजी में मेरा 1 या 2 सवाल वो हड़बड़ी के चक्कर में गलती हो गया था। मेरा बायो तो अच्छा ही हुआ था। ठीक है, अब आप बताइए हमको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए कैसा किया था? केमिस्ट्री में मैंने एलन का मॉड्यूल पूरा फॉलो अप किया था, ठीक है। और तीनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जी, तीनों में पूरा फिजिकल का पूरा केमिस्ट्री? पूरा का पूरा ठीक है। किया था। और उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था पूरा, मतलब शुरुआत से लेके एंड तक जितना क्वेश्चन है सारे के सारे बनाए थे। मेरा केमिस्ट्री में ये हुआ था कि मेरा सिली मिस्टेक काफ़ी हो गया था, ठीक उसी के चलते मेरा मार्क्स थोड़ा ड्रॉप कर गया, 610 आया केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री के चलते मेरा मार्क्स काफ़ी ड्रॉप हो गया। केमिस्ट्री मतलब मैंने आपको बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक मेरे जो है ना, लगभग 10, 11, 12 सिली मिस्टेक मेरे केमिस्ट्री में हुए, कुछ का कुछ कर दिया। तो नोट करने वाली तो बात है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम बस में। ये हर बार ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस इतना ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करना है कि लास्ट में आपको एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये फील ही नहीं होना चाहिए। एग्री करते हैं इस बात जी, से? मैं काफ़ी हड़बड़ा गया था बहुत ज़्यादा, उसके चलते मेरा मतलब आप समझ सकते, 13 बहुत सारा 11-12 क्वेश्चन में सिली 80 मिस्टेक। वैसे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे, हम्म। लेकिन हड़बड़ाहट के चलते ही गलत हो गया मेरा, उसके अच्छा। चलते मेरा मार्क्स थोड़ा ड्रॉप कर गया। फिजिक्स का आप बताइए कैसे? फिजिक्स में मैंने जो है ना, फिजिक्स में भी मैंने सिर्फ आइलैंड का मॉड्यूल ही सॉल्व किया था, पूरा कंप्लीट किया था। अच्छा, कोटा का एक्सपीरियंस बताइए। कोटा काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी मज़ा आया था मुझे वहाँ पे। हाँ, कभी शुरुआत में जो है, स्टार्टिंग से बताइए। स्टार्टिंग में मैंने गया था तो मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था, पहली बार घर से निकला था, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। पापा छोड़ के गए थे तो मैं काफ़ी रोया भी था, मुझे वालों में अच्छा नहीं लग रहा था, पहली बार घर से निकले, अकेले रह रहे थे। तो उस टाइम किसी से दोस्ती भी नहीं था, कुछ था नहीं। तो 1-2 महीना काफ़ी फोकस्ड, ठीक है, काफ़ी फोकस था, मार्क्स भी काफ़ी अच्छा आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2 महीने के बाद आप जैसे मुझे जानते, मैं दोस्ती हो गया। और दोस्ती हो गया, दोस्ती होने के बाद मैं काफ़ी टाइम जो है ना बर्बाद करने लगा, यहाँ तक कि मैं क्लास भी छोड़ने लगा, ठीक है, काफ़ी टाइम भी बर्बाद करने लगा। घूमना फिरना तो बहुत हो गया था, हर संडे मूवी जाते थे, हर संडे क्या, कभी कभार 3-3 दिन पे मूवी चल जाते थे, रात में कभी मूवी देखने चल जाते थे, जो कि ये सब नहीं करना चाहिए। रात में हम, आपको बता रहे उस टाइम KGF 2 आया था, ठीक है, मैं रात में ना 3 बजे मूवी देख के लौटा था। मूवी तो काफ़ी देखने लगा था, तो मेरा मार्क्स थोड़ा ड्रॉप करने लगा, थोड़ा मेंटेन वापस से किया। फिर ये हुआ कि पापा मेरे जो है ना, वो नंबर देखते थे। पापा देखते तो बोलते भी थे क्या कर रहे हो बेटा, मतलब पापा प्रेशराइज कभी नहीं किया था, मेरे पापा बहुत सपोर्ट किया मेरे को। हाँ, इस तरह से बोलते थे कि देखो बेटा, मतलब तुम फैमिली गए, वाले आपके बहुत ही सपोर्ट। जी सपोर्ट करते थे। पापा हमको बोलते थे कि देखो तुम गए हो तो हो ना हो वो तो इस वीडियो को अपने फादर को जरूर दिखाइएगा। बच्चा तभी अच्छा करता है जब उसके फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं। पापा मेरे काफ़ी सपोर्ट करते, पापा हमको ऐसे बोलते थे कि देखो, मेरा मार्क्स भी बहुत ड्रॉप करने लगा था, तो ऐसा नहीं कि मुझे कॉल करके मतलब पूरा डांटने लगे, ऐसे नहीं, कॉल करके बोले कि देखो बाबू, तुम गए हो, ठीक है, हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन उसके पीछे मेहनत करना, अपना 100% 100% दो, देना। नहीं होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको ऐसा पावर बोले थे, लेकिन मेहनत करो। तो ये बात मुझे कहीं जाके लगी कि जाहिर सी बात है, आए हैं तो पैसा भी लगा है, काफ़ी पैसा लगता है, बिल्कुल यहाँ रहने का ही पैसा लगा है, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो फिर हम थोड़ा फिर वापस से फिर पढ़ने लगे, तो मेरा मार्क्स फिर थोड़ा ठीक होने लगा। बिल्कुल। फिर आखिर में क्या हुआ कि आखिर में एग्जाम से 20 दिन पहले पापा आ गए। अब पापा आए तो पापा साथ में रहते थे, तब तो फिर पढ़ाई करने लगे, उसके चलते फिर मेरा ठीक हुआ थोड़ा। अच्छा, तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट आपको हार नहीं मानना है। तो ये कोटा में ऐसा है कि अगर इंसान बनना चाहे तो बन जाता है काफ़ी, और बिगड़ने के फिर कोई सीमा नहीं है, उसमें कोई हद नहीं है बिगड़ने का, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है बहुत वहाँ सारे पे। लोग वहाँ पे नशा में फंस जाते हैं, काफ़ी लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के काफ़ी चक्कर में लोग फंस जाते हैं। जी जी, काफ़ी लोग। आप कुछ भी करिए, कोटा जाइए, आप घूमिए फिरिए, दोस्ती यारी करिए, गर्लफ्रेंड मत बनाइए, ठीक है, नशा वशा मत करिए। ठीक है, तो ये मैसेज है हमारी पॉडकास्ट का। और बेसिकली यहाँ से मैं एक बात बताऊंगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे उसको बट उसको जितना जल्दी हो सके क्लियर कीजिए। अगर आपके लिए फ़ोन जो है वो डिस्ट्रैक्शन है तो उसको दूर कीजिए। अगर आपके लिए गर्लफ्रेंड डिस्ट्रैक्शंस है, बॉयफ्रेंड डिस्ट्रैक्शंस है, तो उसको 1-2 साल के लिए कंट्रोल करके रखिए, रोक दीजिए। अभी अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बेसिकली आपका कैरियर। अगर आप नीट को नहीं निकाल पाइएगा बट आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड जो है वो निकाल लेगा, तो वो आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा भाई। ये हमारी कॉलेज का एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल, यहाँ पे नया गर्लफ्रेंड और नया बॉयफ्रेंड बनने में बस 2 दिन लगते हैं। कोई नहीं साथ देगा।
लेकिन ये बात है कि अगर नीट नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है। हाँ, नीट एक आपका, लेकिन ये आप पे है कि आपको आप थोड़ा सा इजी लाइफ चाहिए तो तुरंत आप इस फील्ड में आइए, आपके लिए थोड़ा सा अपना लाइफ इजी हो जाएगा, स्ट्रगल ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा, बना बनाया पाथ है। नीट क्रैक करो, स्ट्रगल तो डॉक्टर बन जाओ। पढ़ना तो पड़ेगा, वो तो मेहनत तो हर एक फील्ड में है, किस फील्ड में मेहनत नहीं करनी है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें ही इतना हम लोग सोच समझ के कितना दिन से सोच रहे थे, फिर आज जाके हम लोग इस काम को कर रहे हैं। कोटा में प्रेशराइज फील नहीं होता था कि इतने सारे बच्चे आपके कोचिंग्स में अच्छा अच्छा नंबर लाते होंगे, तो उन सारे प्रेशर्स को आप कैसे टैकल करते थे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर आप अच्छे जगह जाएंगे, ठीक है, जहाँ आपके साथ 10 जन compete करने वाले हैं, तो वहाँ आपका डेवलपमेंट ही होगा, ठीक है। भले 10% हो, भले 5% हो, लेकिन डेवलपमेंट होगा, है ना। और आप क्योंकि आपका इन्वायरमेंट थोड़ा वैसा रहेगा, वैसा है, जैसा इन्वायरमेंट वैसा आप भी जी। बन के निकलिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब लोग के आने से या फिर ना बहुत किसी के मार्क्स लाने से मुझे मतलब डिप्रेशन या मतलब लो फील होता था, ठीक है। ये एक इंसान का ईगो भी होता है, हाँ, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, ईगो भी होता है। ईगो बहुत बड़ा जी। मैटर करता है। फर्स्ट ईयर में ये हमारे वॉलीबॉल टीम में नहीं थे, ईगो के कारण थर्ड ईयर में इतना अच्छा स्मैशिंग करने लगे कि हमारा फर्स्ट ग्रुप था उसमें आ गया। देखिए, बात ऐसा यह है बात कि को एग्री जी, करते हैं? जी, बात ऐसा है कि इस बात को हम बस ऑब्जर्व किए थे। अभी बात ऐसा है कि ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म, इंसान के लिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ईगो रखना है कि आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करें, वो अलग बात है। ईगो आपका होना चाहिए, अपना ग्रोथ के लिए अपना ईगो आपका होना चाहिए कि हम जो है, आपको पहले अपने आप को जो है ना सबसे छोटा नहीं मानना होगा, ठीक है। फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको अपने आप को, कोई भी है, कोई क्लास में टॉप कर रहा है या कोई भी कर रहा है, तो आपको अपने बराबर ही मानना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जितना भी इंसान मतलब बैच में रहे, जितने भी मार्क्स लाए, प्रेशराइज आप फील नहीं करेंगे, आप उसको एज अ चैलेंज लेंगे, यस। ठीक है। और अगर उसको आप एज अ चैलेंज लेंगे ना, तो फिर आपका ग्रोथ ही होगा। लेकिन अगर उसको आप एज अ प्रेशर लेने लगे, तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो इसमें और ईगो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, ईगो होना चाहिए, जिससे आपको जो है थोड़ा लगे कि हाँ भाई। इसमें हम और एक चीज ऐड करना चाहिए। आपको देखिए, कंपटीशन हर एक जगह पे है, बट जब तक आप दूसरों से कॉम्पीट कीजिएगा तो आप उनके लेवल तक पहुंच पाइएगा। बट अगर आप अपने आप से कॉम्पीट कीजिएगा देन आप रियल ग्रोथ तक पहुंच पाइएगा। तो सबसे पहला क्या ये, बात है। तो इसलिए दूसरों से कम्पीट करना बंद कीजिए, अपने आप से कम्पीट कीजिए। बिल्कुल। पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है? पीवाई की इंपॉर्टेंट है, उससे आपको नीट एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग माय फर्स्ट पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में मैंने हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश की है, लाइक कोडा की लाइफ स्टोरी। कोडा में आपको डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसनी है, फैमिली सपोर्ट्स कितना जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कोचिंग्स मटेरियल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने लगभग हर एक टॉपिक पे बात की है अपने गेस्ट मुबस्सिर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और किस तरह के टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ ये सारा भी सजेशन आप कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं। एंड मे बी आपका बहुत सारा डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए, मैं उन सारे डाउट्स को, जितने भी प्रॉब्लम्स होगी आपकी अपनी लाइफ में, नीट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, एनीथिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर इस पॉडकास्ट में मेरे से कुछ गलतियां हो गई होंगी तो उसे मुझे अपना बड़ा भाई समझ करके या दोस्त समझ करके माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा अपने आप को और भी बेहतर बनाने के लिए। और इस पॉडकास्ट से सिर्फ आप लोग को बेनिफिट नहीं हुई है, इससे हमें भी बेनिफिट हुई है, क्योंकि इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे। जब मैं एमबीबीएस कंप्लीट कर लूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, तो मुझे पेशेंट के साथ बात करनी होगी। उस वक्त मुझे उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर पेश करना होगा। तो यही सारी चीजें मुझे हेल्प करेगी उन पेशेंट्स के बात को समझने के लिए, उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने के लिए। और इस वीडियो में मैंने बीएचएमएस को लेकर के थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है। तो मैं किसी भी कोर्स को डाउनग्रेड फील नहीं करवाना चाह रहा था, बस मेरा ये इंटेंशन था कि आपको बेहतर से बेहतर जगह पहुंचाना है किसी भी हालत में। ये था मेरा मेन मोटिव इस पॉडकास्ट का। सो आप लोग को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि
आपको एक सजेशंस देने की ज़रूरत है कि और क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।